हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी इसको आप स्किप ना करें। ठीक है। पहला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। और क्या, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग वीडियो बना दीजिए, तो उसमें अंतर क्या है, तो वो जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स में आप फुल मार्क्स लेकर आओगी। एक वीडियो गाइस इसका अपलोड कर दिया है जिसमें हमने मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये सभी। इसके बाद आपने कमेंट किया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, तो इसको यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। देखिए, पहले आप हेडिंग डालोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसमें आप लिखोगे कि व्यक्तिगत इकाइयों जैसे किसी उपभोक्ता, परिवार और फर्मों की आर्थिक अध्ययन का व्यवहार का अध्ययन, संसाधनों की अधिकतम वितरण से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन, मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उत्पादन और उपभोक्ता व्यवहार जैसे विषयों पर केंद्रित सीमित संसाधनों के आवंटन पर निर्णय लेने के व्यक्तिगत परिवारों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, छोटा अर्थशास्त्र, यानी जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आप हेडिंग डालोगे और इसमें आप लिखोगे कि पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय वगैरह का अध्ययन, उत्पादकता का विस्तार और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन, समग्र आर्थिक गतिविधियों। तो आपको यहाँ पर लिखना है समग्र आर्थिक गतिविधियों, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों का अध्ययन, अर्थव्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण को समझने के लिए उपयोगी सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण। तो यहाँ पर आपने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हम देखेंगे, बिल्कुल आपको विस्तार में समझाया जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है। और अगर अंतर पूछा जाता है तो इसी तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। और इसमें आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन करता है। और इधर आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन करता है। इधर आपको लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। और इधर आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। 4 पॉइंट आपको लिखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। और इधर आप लिखोगे इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन व रोजगार का निर्धारण है। इसमें 5वां पॉइंट लिखना है कि यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इधर आप लिखोगे यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। 6 पॉइंट लिखना है इसके तथ्य ठीक होते हैं परंतु यह आवश्यक नहीं है कि पूरे समाज के लिए भी ठीक हो। और इधर आप 6 पॉइंट लिखोगे इसके तथ्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लिख कर आना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखोगे किसी वस्तु की पूर्ति का मतलब है कि कोई फर्म एक निश्चित समय और कीमत में कितनी मात्रा में वस्तु बेचने के लिए तैयार है। अर्थशास्त्र में पूर्ति और उत्पादक द्वारा तैयार माल के स्टॉक दो अलग अलग अवधारणा हैं। तो यहाँ पर जो गाइस आपने फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखा था वो था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर जिन क्वेश्चंस को आप देख रहे हो ये आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है।
और अतलग उत्तरीय प्रश्न के बाद यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एंड गाइस इसके बाद जो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर हम किस आंसर को देख रहे हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे और लिखना है, उसको भी देख लीजिए। तो फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है, किसी वस्तु की पूर्ति का मतलब है कि कोई फर्म एक निश्चित समय और कीमत में कितनी। अब यहाँ पर देखिए सेकंड आप लिखोगे, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ाने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे वस्तु की कीमत, उत्पादन तकनीकी, उत्पादन के साधनों की कीमत वगैरह। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की पूर्ति घट जाती है। तो यही आपका पूर्ति का अर्थ मेन होता है कि वस्तु की कीमत वृद्धि होने पर, यानी वस्तु की जब कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, और वस्तु की कीमत में जब कमी होगी तो उसकी पूर्ति घट जाएगी। पूर्ति का नियम मांग के नियम की दिशा के ठीक विपरीत कार्य करता है। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत तय करने के लिए उसकी मांग और पूर्ति का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मांग का नियम क्या है कि जब चीज़ें आपकी महंगी होंगी तो चीज़ों की मांग कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और जब चीज़ें आपकी सस्ती होंगी तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी। जब चीज़ें आपकी महंगी होंगी तो मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब चीज़ें आपकी सस्ती होंगी तो मांग बढ़ जाएगी। यही आपका मांग का नियम कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, पूर्ति को बढ़ाने वाले कुछ कारक अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है कि पूर्ति को बढ़ाने वाले कुछ कारक अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में गिरावट, घटकों की कीमत में गिरावट, उत्पाद में बेहतर तकनीकी का प्रयोग, सरकार द्वारा आबकारी कर का घटाना। इसके बाद गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया गया है कि एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है। आप यहाँ पर लिखोगे, आपको यहाँ पर लिखना है, एक फर्म को अधिकतम लाभ उस उत्पादन स्तर पर होता है जहाँ कुल आगम तथा कुल लागत में अंतर सर्वाधिक होता है। यही फर्म की साम्यावस्था भी होती है। इस अवस्था में कुल लागत से कुल आगम और उत्पादन स्तरों की तुलना में सर्वाधिक होता है। तो क्या लिखोगे कि एक उत्पादन लाभ अर्जित कैसे करता है। यहाँ पर जो 2-4 लाइनें दी गई हैं इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। इसके बाद अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब क्या है। आप लिखोगे कि समय की कमी के कारण उत्पादन के साधनों के अनुपात में बदलाव होना, इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की विशेषताएं, और इसमें आप लिखोगे अल्पकालीन उत्पादन फलन में, इसमें आप लिखोगे कि गाइस अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के साधनों का बदला नहीं जा सकता। अल्पकाल में पूंजीगत वस्तुएं, जमीन, उत्पादन तकनीकी वगैरह स्थिर रहते हैं। अल्पकाल में श्रम की इकाइयां बदल सकती हैं। अल्पकाल में संयंत्र का आकार भी अपरिवर्तित रहता है। अल्पकाल में परिवर्तनशील कारकों के बदलने से उपयोग किए जाने वाले कारकों का अनुपात भी बदल जाता है, और अल्पकाल में उत्पादन या आउटपुट की मात्रा में भिन्नता होती है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। तो पहले आपने देखा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, हम किसे कहते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पर आपने देखा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा कुछ आपको और भी लिखना है, चलिए उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। और गाइस अगर वहाँ पर आप इतना भी आंसर लिखकर आते हो तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, अगर ये जो आपका रेड कलर से यहाँ पर लिखा है इतना आप लिखकर आओगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। आप लिखोगे पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है ऐसे बाजार जहां कई विक्रेता और क्रेता हों और सभी एक जैसी वस्तु बेचते हों। इस बाजार में कीमतें आसानी से तय हो जाती हैं और कोई भी विक्रेता
कीमत पर असर नहीं डाल सकता, इसे पूर्ण बाजार भी कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। इसमें आपको लिखना है कि बाजार में गाइस कई विक्रेता और क्रेता होते हैं। सभी विक्रेता एक जैसी वस्तु बेचते हैं। बाजार में आसानी से प्रवेश और बाहर निकलने की सुविधा होती है। सभी उत्पाद समरूप होते हैं। बाजार मूल्य एक समान होता है कि कीमत मांग और आपूर्ति की शक्तियां द्वारा तय होती हैं। इसके बाद आप लिखोगे इस स्थिति में कीमत फर्म पर निर्भर नहीं होती बल्कि उद्योग ही इसे तय करता है। तो यहाँ पर आपका गाइस क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। तो पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है? अगर गाइस ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में वहाँ पर दिया जाता है तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इतना ही वहाँ पर आपको लिख कर आना है। अगर पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं तो यहाँ पर आपको विशेषताएं भी गाइस दे दी गई हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में वहाँ पर आज किया जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे, इसलिए यहाँ पर आपको विशेषताएं भी दे दी गई। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा और कुछ जान लीजिए। आप लिखोगे कि अर्थशास्त्र में बाजार को मुख्य रूप से दो रूपों में बांटा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी उत्पादक को अपनी सीमांत लागत के बराबर बाजार मूल्य मिलता है और इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवधि अल्पकालीन होती है। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। चलिए गाइस, इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता आपने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो कीमत रेखा क्या है? प्राइस लाइन हम किसे कहेंगे? आप लिखोगे तो इसका आंसर आप लिखोगे कि कीमत रेखा या बजट रेखा किसी वस्तु या सेवा की कीमत और उसकी मांग या आपूर्ति के बीच संबंध को दिखाने वाला ग्राफ होता है। ये आमतौर पर दो अक्षों पर बनाई जाती है। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा से जान लीजिए। आप लिखोगे कीमत रेखा उपभोक्ता के बजट को दिखाती है। यह उपभोक्ता को बताती है कि वह अपनी आय के आधार पर कितनी वस्तुएं खरीद सकता है। कीमत रेखा का उपयोग उपभोक्ता संतुलन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कीमत रेखा का उपयोग फर्मों द्वारा अपने उत्पादों की कीमतों और उत्पादन स्तरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कीमत रेखा का मूल्य रेखा, मूल्य अवसर रेखा और उपभोग संभावना वक्र भी कहा जाता है। कीमत रेखा ज़्यादातर धारणा पर आधारित होती है, न कि वास्तविकता पर। कीमत रेखा में बदलाव उपभोक्ता की आय में बदलाव या बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत में बदलाव के कारण होता है। तो कीमत रेखा क्या है, इसको यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देखते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। अगला क्वेश्चन है बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है। आप लिखोगे बाजार संतुलन का मतलब है वह स्थिति जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति बराबर होती है। इस स्थिति में कीमतें स्थिर रहती हैं। बाजार संतुलन को मांग और आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन से दर्शाया जाता है। बाजार संतुलन की स्थिति में यहाँ पर आप लिखोगे कि विक्रेता का उत्पादन और खरीदार की मांग बराबर होती है। बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई गई मात्रा मांग की राशि के बराबर होती है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की ज़रूरतें मेल खाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि बाजार संतुलन में बदलाव के कुछ उदाहरण जैसे टैक्सी उद्योग पर किसी नई तकनीकी का प्रभाव। और इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखोगे उबर जैसे राइड शेयरिंग ऐप की शुरुआत। तो बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है, बाजार संतुलन क्या है, यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। और बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर सच में इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को आप देख रहे हो सारे ही क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पर देख लिया बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। आप लिखोगे किसी देश के वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है। राष्ट्रीय आय का मापन मौद्रिक रूप में किया जाता है। यह देश के विकास की पहचान
करने में भी अहम होता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि राष्ट्रीय आय से जुड़ी कुछ और बातें आप लिखोगे। राष्ट्रीय आय में पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमिता जैसे देश के उत्पादन तत्वों से होने वाला ब्याज, मजदूरी, किराया और लाभ शामिल होता है। किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू और विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आउटपुट दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट दृष्टिकोण में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निकालकर उस देश का कुल आउटपुट निकाला जाता है। सकल राष्ट्रीय आय को पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिखकर आओगे राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से यहाँ पर गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपने देख लिया कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका वहाँ पर आता है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए गाइस इसी तरह से अब आगे देख लेते हैं। आगे आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। और मुद्रा क्या है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। आप लिखोगे मुद्रा वह पैसे या धन का रूप है जिससे रोजाना खरीद फरोख्त होती है, इसे करेंसी भी कहते हैं। आप लिखोगे मुद्रा के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त की जाती है। मुद्रा के जरिए ही ऋण और करों का भुगतान किया जाता है। मुद्रा की परिभाषा में आप लिखोगे मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए विनिमय का जरिया है। मुद्रा मूल्य का संचय करने का जरिया है। मुद्रा आर्थिक गणना का जरिया है। मुद्रा व्यापार करने का एक तरीका है। मुद्रा संपत्ति के संचय का जरिया है। मुद्रा व्यक्ति के निर्णय के वाहक का काम करती है। तो मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य आप लिखोगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के लिए जाली नोटों से जुड़े कुछ काम प्रतिबंधित हैं। ये हैं जाली नोटों को असली के रूप में इस्तेमाल करने वाले नोटों का कारखाना, जाली नोटों को बनाना, जाली नोटों की जालसाजी के लिए उपकरण या सामग्री रखना, बैंक नोटों से मिलते जुलते दस्तावेज बनाना, यह उनका इस्तेमाल करना। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एपेक्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई का मुख्य काम है देश में मौद्रिक स्थिरता हासिल करना और मुद्रा क्रेडिट प्रणाली को संचालित करना। आरबीआई बैंक नोटों को जारी करने को विनियमित करता है। आरबीआई देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को राष्ट्र के लाभ के लिए संचालित करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे आरबीआई वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। इसी तरह से आगे आपको क्या करना है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी थी, आपने देख ली। इसके बाद आप लिखोगे मांग की लोच क्या है। पहले पूरा ही क्वेश्चन आपको समझना है कि मांग की लोच क्या है। इसको देखिए, किसी वस्तु की मांग को कई कारक प्रभावित करते हैं जिसमें उसकी कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, खरीदार की आय, स्वाद और प्राथमिकताएं आदि शामिल हैं। लोच शब्द प्रतिक्रिया की डिग्री को संदर्भित करता है। मांग लोच से तात्पर्य है कि मांग कितनी प्रतिक्रियाशील है। कीमत में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत, आय और अन्य कारक सभी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चलिए उसको देख लेते हैं।